हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पुनः एक नए चैप्टर के साथ हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं, हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं किसी न किसी भाषा में करते हैं, तो निश्चित है जो भाषा है, ये भाषा इसकी इकाई क्या है? आखिर भाषा हम लोग कैसे निर्माण कर पाते हैं? आप लोग जानते हैं कि भाषा की इकाई वाक्य कहलाती है और वाक्य की इकाई शब्द कहलाती है, और जबकि शब्द की इकाई वर्ण है। अर्थात वर्ण को ही आपस में मिलाने से शब्द बना, शब्द को आपस में मिलाने से वाक्य बना, और वाक्य ही मिलकर क्या बनती है? भाषा बनती है। अर्थात देखा जाए तो भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। हमेशा देखा जाता है कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। लेकिन यदि ये कहे कि भाषा की इकाई क्या है, तो वो वाक्य है। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। वाक्य की भी सूक्ष्मतम इकाई क्या है? वर्ण है। शब्द की भी सूक्ष्मतम इकाई क्या है? वर्ण है। क्योंकि बिना वर्ण का ना तो शब्द का निर्माण होगा, ना तो वाक्य का निर्माण होगा, और ना ये भाषा बनेगी। अर्थात हमें भाषा को भली भांति जानने के लिए सबसे पहला टर्म जो वर्ण है उसे समझना होगा। यदि हम इसका अवलोकन भली भांति कर लें तो भाषा का अध्ययन एक अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले वर्ण टॉपिक। ये वर्ण है क्या? वर्ण कहते हैं कि वर्ण एक ध्वनि है। जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाज निकलती है, वही वर्ण है। अर्थात मूल ध्वनि, जिसके बाद अन्य कोई ध्वनियां ना निकलती हो, वही मूल ध्वनि क्या है? वर्ण है। कह सकते हैं कि मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण हैं कितने? तो मुख्यतः आपका वर्ण होते हैं 44, लेकिन पूर्ण रूप से वर्णों की संख्या है 52। हम लोग को देखा जाए हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो 52 है, क्योंकि वर्णों की तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या है, उस वर्णों को एक एक कर जानेंगे। तो मैंने कहा वर्ण मूल ध्वनि है, जिसका कोई टुकड़ा हम नहीं कर सकते। अर्थात यहां पे मैंने लिखा क वर्ण है, मैंने लिखा त वर्ण है, अल्प वर्ण हलंत का प्रयोग किया, लिख दिया अ वर्ण है, क्योंकि इस वर्णों के बाद कोई अन्य ध्वनियां वापस नहीं आती। तो चलते हैं वर्ण को एक एक कर जानते हैं कि वर्ण है कितने प्रकार के। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं उच्चारण के दृष्टि से। आपका उच्चारण के दृष्टि से वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वो दो कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब कहता है स्वर वर्ण क्या है? तो वर्ण, जिस वर्ण का स्वयं से आप याद रख सकते हैं स्वयं, आप ये भी याद रख सकते हैं स्वयं। अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं हो, जिसको उच्चारण करने में, जिसकी ध्वनि में कोई अन्य वर्ण सम्मिलित ना होती हो, वही क्या है? स्वर वर्ण है। अर्थात इस वर्ण का उच्चारण हम स्वयं करते हैं। स्वर वर्ण की संख्या, स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण मुख्यतः 11 प्रकार के होते हैं। इन 11 प्रकार को बांटा गया है मुख्यतः दो भागों में, जिस लोग को हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर और एक को कहते हैं दीर्घ स्वर। ये स्वर को दो भागों में बांटते हैं। कुल कितने स्वर? 11। 11 को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण में कोई अन्य ध्वनियां सम्मिलित ना होती हो, अर्थात किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेता हो, वही स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण होते हैं कितने प्रकार के? तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन पूर्णतः देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा क्या है?
तो तीसरा है प्लुत स्वर, ये तीसरा है। लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या है देखेंगे। ह्रस्व स्वर मतलब जिस स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगता हो, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण में एक मात्रा का बोध होता हो या एक मात्रा का बोध होता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यही कारण है कि इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि हम लोग ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर में एक उच्चारण, अर्थात जब हम उच्चारण करते हैं तो एक ही मात्रा का बोध होता है, यही कारण है कि इसे हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। अब कहें इसको मूल स्वर क्यों कहते हैं, तो मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने प्रारंभिक अवस्था में ये कोई दो वर्णों को आपस में मिलने से नहीं बना है, ये अपने आप में मूल है। या इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, इसे हम लघु स्वर भी कहते हैं, छोटा स्वर, मतलब ये छोटा या अन्य भागों में टूटता नहीं है। इसलिए ह्रस्व स्वर को हम कितने नामों से जानते हैं? चार नामों से, ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर। और ह्रस्व स्वर की संख्या भी कितनी है? चार। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? चार है। वो कौन कौन सी है? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये चार है। आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ह्रस्व स्वर कितने? चार। कौन कौन? अ, ई, उ, री, अ, यू, री, यानी चार वर्ण है। कौन से वर्ण है? ह्रस्व स्वर है। अब बात आती है दीर्घ स्वर की। ये दीर्घ स्वर क्या है? तो कहता है जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण में दो मात्रा का बोध होता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। यही कारण है कि इसे हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि ह्रस्व दीर्घ स्वर को हम लोग द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं, तो कह सकते हैं कि चूंकि दीर्घ स्वर में दो मात्रा का बोध होता है, इसलिए हम इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दो मात्रा आपस में संयुक्त हो जाते हैं, यही कारण है हम इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। यानी दीर्घ स्वर को हम किन किन नामों से जानते हैं? तीन नामों से जानते हैं। पहला दीर्घ स्वर, दूसरा द्विमात्रिक स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। अब बात आती है कि जब दीर्घ स्वर ये तीन प्रकार के, तीन नाम हो गया, तो इसकी संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या है 7। क्यों? आप लोग खुद ही देखें, मैंने बतलाया स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। जो स्वर वर्ण की संख्या 11 है, मैंने 4 इसमें रखा तो निश्चित ही 7 इसमें होंगे, क्योंकि मैंने कहा कि स्वर वर्ण को मुख्यतः दो ही भागों में बांटा गया है, तो 4 और 7 11 हो गए। तो 11 कौन कौन से हैं? 4 अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर है। तो बाकी शेष बच गया, तो कौन कौन बचा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर है। ये 7 कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो चलिए इस दीर्घ स्वर को हम लोग जान लिए। अब एक बात आती है, प्लुत स्वर क्या है? तो ये प्लुत स्वर कहता है जिस स्वर को उच्चारण करने में बहुत ज्यादा समय लगता हो, अर्थात 2 से अधिक मात्रा का बोध हो। यही कारण है कि प्लुत स्वर को हम लोग बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मात्राओं का बोध होता है। जितना ज्यादा, इसका प्रयोग ज्यादातर हम लोग संगीत के क्षेत्रों में करते हैं। जब संगीत के क्षेत्रों में करते हैं तो वहां पे एक ही वर्ण को लगातार बोला जाता है, एक ही वर्ण को लगातार उच्चारण किया जाता है, तो वो होते हैं प्लुत स्वर। ऐसे प्लुत स्वर का एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखा जाए तो ओम, ये प्लुत स्वर का उदाहरण, क्योंकि आप बोल के खुद ही देखते हैं ओ, काफी समय लगता है। अगर हम इसे लिख दें ओम, देखने से पता चल रहा है कि 2 से अधिक वर्ण, 2 से अधिक मात्राएं हैं। तो इस तरह से हम लोग स्वर की परिकल्पना किए कि कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, स्वर की संख्या कितनी है। तो वर्ण, कुल वर्ण की संख्या 52 है। मुख्यतः कितने वर्ण है? 44 है। वर्ण को कितने भागों में बांटे? 2 भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन सा वर्ण है? स्वर वर्ण की संख्या 11, 2 भागों में बांटे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7। अब हम लोग चलेंगे कि जब मैंने अ से लेकर औ तक कहा कि ये स्वर हैं, तो अन और अह क्या है? क्या ये स्वर नहीं है? इसे स्वर के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया? तो ये दोनों अयोगवाह हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है? तो अयोगवाह की संख्या 2 है। अयोग्यवाह 2 है। कौन कौन है? अन, अ, ये 2 अयोगवाह हैं। क्यों? क्योंकि अ के साथ अनुस्वार और विसर्ग लगने से ये दोनों वर्ण का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से हम लोग अयोगवाह की संख्या भी देख लिए 2, और स्वर वर्ण की संख्या कुल कितनी हो गई? 11। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। ये व्यंजन वर्ण क्या है? तो जब व्यंजन वर्ण की तुलना करते हैं, ये वर्ण जिस वर्ण को उच्चारण करने में, कहता है इस वर्ण को उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। अर्थात जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए, वैसे वर्ण क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या मुख्यतः 44 है। व्यंजन वर्ण की संख्या मुख्यतः 44 नहीं, 33। कैसे? तो देखते हैं कहां से कहां तक है। तो लेकर क से ह, क से ह तक कौन से वर्ण आते हैं? व्यंजन वर्ण आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ह के बाद वाला वर्ण क्या है? क्या वो व्यंजन नहीं है? तो उसका भी हम लोग अवलोकन करेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि व्यंजन वर्ण क से ह तक है, तो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। पहला हो गया अस्पर्श व्यंजन, दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हो गया ऊष्म व्यंजन। व्यंजन को ये 3 भागों में बांटते हैं। तीनों को अलग अलग देखते हैं ये क्या है और कैसे इसका उच्चारण करते हैं हम लोग। कहता स्पर्श व्यंजन, जब किसी व्यंजन वर्ण को बोलने में हमारी मुख की इंद्रियां, हमारे मुख में 5 इंद्रियां, कौन कौन सी इंद्रियां हैं वो? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ये 5 इंद्रियां हमारे मुख के अंदर। तो ये 5 इंद्रियां आपस में जब स्पर्श करने से वर्णों का उच्चारण होता है, तो वैसे वर्ण को क्या कहते हैं? अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता है, उसे हम लोग कहते हैं अस्पर्श व्यंजन। जबकि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के कम स्पर्श से, अल्प, बहुत ही कम मात्रा में स्पर्श करे और उच्चारण हो, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंत मतलब आंतरिक रूप से स्पर्श करता हो, तो वैसे व्यंजन को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और कहते हैं जिस व्यंजन में वायु काफी मात्रा में हमारे मुख के अंदर घर्षित होती हो, उष्मा प्रदान करते, गर्म है, आप समझते हैं, उष्म समझने के लिए, काफी चीजें जब घर्षित होती है तो वो गर्म होता है। उसी प्रकार हमारे मुख के अंदर वायु बहुत मात्रा में घर्षित होती है, वो व्यंजन क्या है? उष्म व्यंजन है। तो चलिएगा, कंठ से उच्चारण किसका होता है? क वर्ग का। तालु से होता है च वर्ग का, मूर्धा से होता है ट वर्ग का, दंत से होता है त वर्ग का, और ओष्ठ से होता है प वर्ग का। हमने बतलाया कि हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ण, पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में क से अंग तक हो गया, च वर्ग में च से य तक हो गया, ट वर्ग में ट से लेकर ट वर्गी न तक हो गया, त वर्ग में त से लेकर त वर्गी न तक हो गया, और प वर्ग में लेकर प से म तक। तो क से म तक आने में कुल कितने वर्ण हो गए? तो आपके हो गए 25 वर्ण। अर्थात स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है। कौन कौन है? तो क से लेकर म तक है। कह दिया कि क वर्ग अर्थात क ख ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। च वर्ग यानी च छ झ झ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। ट ठ ड का उच्चारण स्थान क्या है?
मूर्धा, तथा दधा का क्या है दंत, और पफा का क्या है ओष्ठ। इसे हम और भी बारीकियों से समझ सकते हैं। कैसे? जब हम प फ ब भ पढ़ते हैं तो हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं। बोलकर देख सकते हैं, प फ, बिना स्पर्श के इसका उच्चारण नहीं होगा। उसी प्रकार तथा दधा जब पढ़ते हैं तो हमारा जीभ दांतों को स्पर्श करता है। उसी प्रकार से जब हम ट पढ़ते हैं, ट ठ ड, तो जीभ का अग्र हिस्सा जाकर के मूर्धा को स्पर्श करता है। मूर्धा किसको कहते हैं? तो जीभ के ऊपर जो तालु है, जीभ के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं। तालु और दांत के बीच वाले भाग जहां पे मसूड़ा पाया जाता है, वहीं उसी को क्या कहते हैं मूर्धा। तो मूर्धा में स्पर्श करेगा। जब छ जब पढ़ेंगे तो जीभ जाकर ऊपर हिस्से में तालु स्पर्श करता है, यानी कि इन स्पर्शों से इसका उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि स्पर्श व्यंजन का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श करने से होता है। कंठ, यहाँ पे कंठ का भाग अंत में जो पत्ती पत्ती मांसपेशियां पाई जाती है, आप काखा का बोलकर देख सकते हैं, वो आपस में स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है 25 से। कौन कौन है? क से लेकर म तक। अब जानते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो मैंने कहा कि अंतस्थ, अंत मतलब आंतरिक रूप से जिस व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के कम स्पर्श से होता हो, वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? य, र, ल, ओ। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कहां से कहां तक? क से म तक। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन है? य, र, ल, ओ। उस व्यंजन जिसका उच्चारण वायु के घर्षण से हो, जैसे तलब स, मूर्धन स, दंत स और ह, ये 4 वर्ण हैं उसमें व्यंजन। तो इस प्रकार से आप क्या देखें, 25, 4, 29 और 4, 33, यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33, जो कि मैंने यहां लिख रखा था। आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि स्वर और व्यंजन को जब मैंने पढ़ा तो 33 व्यंजन ही मिले। बाकी की क्या हैं? तो बाकी को भी जानते हैं, क्योंकि हम लोग उच्चारण में और भी वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो बाकी ये जो छ त्र बचा, ये क्या है? तो जो छ त्र बच रहा है उसको देखते हैं। ये छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये भी वर्ण है। तो इन वर्णों को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसे किस नाम से जानते हैं? संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। आखिर इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 व्यंजन वर्ण आपस में संयुक्त हुए हैं। अल्प क और स के मिलने से छ बना है, अल्प त और र को मिलने से त्र बना है, अल्प ज और इया को मिलने से ज्ञ बना है, और अल्प तलब स और र को मिलने से श्र बना है। आपस में संयुक्त होकर इस वर्ण का, इस व्यंजन वर्ण का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन की संख्या हो गई 4। हम लोग के पास और भी वर्ण हैं, वो कौन कौन से हैं? आप लोग नाम सुने होंगे, अड़ और अढ़, दोनों में अंतर है। आप लोग जब काखा तो वहां ग, जबकि ये क्या है? अड़ है। जब टाठा लड़ा पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे ड, जबकि यहाँ है अढ़। ये अंतर है। ये आपका स्पर्श व्यंजन है अंग और ड, जबकि आपका अर्रा और ह जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसे हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब देखेंगे कि जब हम लोग देखें पूरा वर्ण, मैंने बतलाया 11 स्वर, 2 अयोगवा, 33 व्यंजन वर्ण, 4 संयुक्त वर्ण, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। आप लोग इसे जोड़ सकते हैं और देख सकते हैं जोड़ करके आपका कितना होता है। 2 1 3 3 6 4 10 2 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 52,
मैंने बताया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब चलिए देखते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में भी जान गए, लेकिन अभी अभी मैंने बतलाया कि य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो संधि चैप्टर को देखा होगा तो उसमें मैंने बतलाया है कि य और व ये दो वर्णों का निर्माण दो स्वरों के मिलने से हुआ है। कौन कौन? ई प्लस अ के मिलने से य बना है और उ प्लस व के अ के मिलने से व बना है। यही कारण है कि इन दोनों को हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये था आपका वर्ण टॉपिक। यदि आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी दबा दें ताकि आपको नया वीडियो बने, अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स।